नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम लाए हैं ज्योग्राफी का क्लास 2, जो हर प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ ज़रूर क्लास को एंड तक वॉच कीजिए आप लोग। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पीडीएफ हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई ख़ास रंगीन वगैरह नहीं करते हैं। तो आप ऐसा मत सोचेगा कि अगर ख़ास रंगीन वगैरह नहीं है तो मतलब पता नहीं कैसा है, नहीं है। ये डाउट बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग अपने पढ़ने से मतलब रखिए कि कंटेंट आपको कहाँ अच्छा मिल रहा है, ठीक है। जिस क्लास में आपको कंटेंट बेस्ट मिले उसी क्लास को आपको फॉलो करना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी का पहला क्लास है हमारा साथियों। रोहेला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए उत्तराखंड, ठीक है। यानी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा सरल क्वेश्चन देते हैं और बीच बीच में और एंड में काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आप लोगों से निवेदन है कि एंड तक क्लास को ज़रूर वॉच करें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए व्याघ्रों के लिए, ठीक है। व्याघ्रों के लिए जो है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए गुजरात, ठीक है। यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ज़रूर याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए साथियों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेंगलुरु के बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में, ठीक है। यानी बेंगलुरु के बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। यानी तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 1916 में जो है भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई है। और कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों 1970 में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कॉर्बेट, ठीक है। यानी भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है उसका नाम है कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में जो है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए तेंदुआ, ठीक है। यानी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से जो है वो तेंदुआ पाया जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। यानी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो है बाघ जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लाल पांडा, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर साथियों शांत घाटी। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा शांत घाटी में पाई जाती है। ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। 18वां प्रश्न है दोस्तों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, यानी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश, यानी एमपी में। ठीक है, एमपी में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यह हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर में स्थित है। ज़रूर याद रखिएगा। 22वां प्रश्न दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा किस प्रदेशों में पाया जाता है? ठीक है, एक सींग वाला गैंडा किस प्रदेशों में पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़रूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों पश्चिम बंगाल एवं असम में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है रंथ अगला प्रश्न दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्रणाली अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों रणथंभौर यानी वन्य प्रणाली अभयारण्य जो है राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बब्बर शेर किस वन्य अभयारण्य में है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए रणथंभौर वन्य प्रणाली अभयारण्य में जो है बब्बर शेर है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मैसूर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कच्छ का क्षेत्र किस कारण जाना जाता है? ठीक है, कच्छ का क्षेत्र किस कारण से जाना जाता है? कच्छ का क्षेत्र कहाँ साथियों? गुजरात में है। ठीक है, तो जंगली गधों के लिए जाना जाता है, ये भी ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। 26वां प्रश्न साथियों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राइन नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भरंस घाटी से। ठीक है, भरंस घाटी से जो है राइन नदी होकर गुजरती है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 28वां, विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील कौन सी है? साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, और दोस्तों तक भी हमारी क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों कैस्पियन सागर। ठीक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गन, यानी ऑर्गन गैस जो साथियों ये सक्रिय गैस है। ये ज़रूर याद रखिएगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ठीक है, यानी किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समताप मंडल में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। मैप नहीं दिया हूँ साथियों, इसलिए कि मैप से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना है, यही हम लोगों का पर्पस रहता है। ठीक है, तो समताप मंडल ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। ठीक है, आपका आंसर है शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भूमध्य रेखा में भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 876 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यानी कोंकण तट जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए गोवा से लेकर दमन तक स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों 36वां, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के कुल भूभाग के 10.0% भूभाग पर पर्वत है। ज़रूर याद रखें। ठीक है। यानी भारत के जितने भी भूभाग है, क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 10.6% जो है भाग पर्वत है। ठीक है। और भारत के कुल भूभाग से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है। यानी पहाड़ जो है 18.5% है हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है। और क्या कहते हैं कि पर्वत कितने हैं? 10.6% भूभाग पर है। ज़रूर याद रखिएगा। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। तो आपका साथियों आंसर होना चाहिए कि पठार जो साथियों, मैं पी लिख देता हूँ, पठार जो है 27% है सबसे ज़्यादा। ठीक है। दूसरे नंबर पे है पहाड़ी। ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है साथियों? तो पर्वत है। ठीक है। पर्वत जो है तीसरे नंबर पे है हमारा है। तो सबसे पहला कौन सा रह गया? सबसे पहला जो है पठार है, सेकंड नंबर पे हमारा है पहाड़ी, और थर्ड नंबर पे हमारा पर्वत आता है। तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 37वां, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? ठीक है। यानी संपूर्ण पूरे भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 44% जो है साथियों हमारी ज़मीनें मैदानी हैं। उसके अलावा जितनी भी बच जाती है वो सब पहाड़ी है, पठार है, पर्वत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 9 ऐसे राज्य साथियों जिस समुद्र तट से जिनकी सीमाएं लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। यानी गुजरात जो है समुद्र तट रेखा करने वाला सबसे लंबा जो है राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमने पिछले वीडियो में कहा है कौन कौन ज़िले से गुजरती है। आप उसे आप चाहे तो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट वाली क्लास देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के जो नज़दीक है वो कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। ज़रूर याद रखिएगा। 43वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा है। ठीक है। आपका आंसर गोवा है। यानी पहला साथ सबसे ज़्यादा क्या है? गुजरात है। ठीक है। और दूसरा क्या है? गोवा है। ठीक है। ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। यानी जी से गुजरात और जी से भी गोवा। ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ जो है हमारा सीमा स्थल जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो साथियों थार भूमि जो है राजस्थान में स्थित है। ज़रूर याद रखिएगा। 47वां प्रश्न है दोस्तों,
भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है आज़ादी से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। 49वां प्रश्न साथियों, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल सुरंग स्थित है। 51वां प्रश्न साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। ठीक है, यानी सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। ठीक है। 53वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, यानी पॉट संचलन, ठीक है, यानी पॉट रीजन कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड में अवस्थित है। 55वां प्रश्न साथियों, भारत का कोहेनूर किसे कहा जाता है? भारत का कोहेनूर किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक को भारत के सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। 57वां प्रश्न साथियों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में। ठीक है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों कुर्नूल। ठीक है, तो 1953 में कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, मणिपुर की राजधानी कौन है, यानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है इम्फाल। ठीक है, यानी मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 60वां प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की राजधानी कौन है, यानी गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन है, यानी कहाँ है, कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर साथियों जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, यानी अफ्रीका महाद्वीप को जो है पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? ठीक है, यानी किस कैटेगरी के श्रेणी के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम श्रेणी के। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस स्पेल्ड है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी के जो है महाद्वीप और महासागर है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईटानगर, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ज़रूर याद रखिएगा। 66वां प्रश्न साथियों, मिजोरम की राजधानी कौन है, यानी कहाँ है? तो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न साथियों,
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ठीक है, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट कोसियोस्को। ठीक है, माउंट कोसियोस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैरी हैस ने किया था। ठीक है, यानी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका आंसर होना चाहिए हैरी हैस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 7.5% जो है महाद्वीप मग्न तटों का औसत ढाल है। ठीक है, और 0.2% अथवा 1% होता है। यानी महाद्वीप मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, जलमग्न का मतलब साथियों जो डूबा हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के यानी नियन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों बेरिंग सागर में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा दोस्तों तक। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आपका आंसर होगा एम्फीबोलाइट। ठीक है, यानी एम्फीबोलाइट का जो है निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों जापान। अगला प्रश्न है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः यानी पुनः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों रीड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों ईयर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यानी ईयर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ईयर ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो साथियों यानी हिकैटियस को। ठीक है, यानी हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा 8 ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। साथियों बीपीएससी में ही क्वेश्चन आ चुका है, तो उम्मीद है कि बहुत सारे एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों स्वर्णिम यानी स्वर्णिम पैगोडा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों म्यांमार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड जो साथियों हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न साथियों श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेलारूस। ठीक है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जो है बेलारूस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी किसे कही जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेनाग। ठीक है, यानी मलेशिया की सिलिकॉन घाटी जो है पेनाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रे यानी ग्रे हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क को। ठीक है, अगला है साथियों अगला है क्विकर सिटी यानी क्विकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर साथियों फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया को जो है कुकर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, यानी भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। अगला प्रश्न है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों बार्सिलोना। ठीक है, यानी बार्सिलोना जो है स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है? तो बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, यानी वो जो ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है तो उसका नाम है साथियों बुध, और शुक्र ग्रह का जो है उपग्रह नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? इसका करेक्ट आंसर है नेपच्यून। यानी सूर्य के साथियों इर्द गिर्द घूमने में जो सबसे ज़्यादा समय लेता है उसका नाम है नेपच्यून ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के माध्यम, यानी मध्य पाए जाते हैं, बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझता था, इसका कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वर्षा की, यानी वर्ष के पानी का तेजी से बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जो है जोर हो जाना, जिसकी वजह से इसे साथियों प्यासी धरती समझा जाता था। ठीक है, ये वर्षा साथियों, यहाँ पे वर्ष लिखा गया, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यह है वर्षा। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्ष की मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर जहां वर्षा होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, 96वां प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी। कहाँ पर? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यो ऊपर, यानी ज्यो ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रता, भारी मानसून, पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक है, 97वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौसमी नदियों के जल का तट, यानी ताटबंदीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। ठीक है, आंसर है आपका। अगला है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है, यानी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 जिलों में 27 राज्यों में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? इसका आंसर है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के दो क्षेत्र हैं, पहले पश्चिम उत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। ठीक है, इन जगहों पे जो है शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। और आज का हमारा लास्ट साथियों क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो, हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अगर हमारी क्लास का दोस्तों PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में जा कर के फ्री में PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों लास्ट प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों और साथियों, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।